ऑल ऑफ वी नो दैट पीजीपी हेड में इनकम कंप्यूट करने के टाइम में हम लोग रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और रेवेन्यू से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो सरप्लस जनरेट होता है, चाहे वो सरप्लस प्रॉफिट है चाहे वो सरप्लस गेन है। प्रॉफिट कब होता है? जब वो सरप्लस मेन बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट करता है। और गेन कब होता है? जब वो सरप्लस इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट करता है। तो चाहे मेन बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट किया चाहे इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट किया, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे गेन हो, वो अगर बिजनेस और प्रोफेशन से अराइज कर रहे हैं तो प्रॉफिट और गेन पीजीपी हेड में चार्जेबल हो जाता है। नाउ हमने यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताया कि रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को लेस करना होता है। रेवेन्यू से एक्सपेंसेस लेस होता है तो एक्सपेंसेस लेस होने का परमिशन कौन सा सेक्शन दे रहे हैं? एक्सपेंसेस को लेस करने के लिए कौन कौन सा सेक्शन अवेलेबल है? सेक्शन नंबर 30 से सेक्शन नंबर 37(1) जो होता है वो एक्सपेंसेस को लेस करने का सेक्शन होता है, मतलब उनके थ्रू हम लोग को परमिशन मिलता है एक्सपेंसेस लेस करने का। तो सेक्शन 30 से 37(1) जो होता है वो खर्चा को अलाउ कर देता है, इसको अलाउंस वाला सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन 30 से 37(1) जो होता है वो खर्चा को अलाउ करता है। सेक्शन 30 से 37(1) इनको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 30 से 36(1) जो होता है वो स्पेसिफिक डिडक्शन है, मतलब सेक्शन 30 से 36(1) में अगर जाएंगे तो अलग अलग सेक्शन में खर्चा का नाम मिलेगा, मतलब कौन सा खर्चा के रेस्पेक्ट में डिडक्शन अलाउ किया जा रहा है उन खर्चा का नाम लिखा हुआ है 30 से 36(1) में। तो एक एक सेक्शन में खर्चा का नाम मिलेगा, बट 37(1) में जाएंगे तो कोई खर्चा का नाम नहीं मिलेगा, वहां पे कुछ कंडीशन मिलेगा। कोई भी एक पर्टिकुलर खर्चा जो सेक्शन 30 से 36(1) कोई एक पर्टिकुलर खर्चा जो सेक्शन 30 से 36(1) में कवर्ड नहीं है, वो अगर सेक्शन 37(1) का जो कंडीशन है वो जेन्युइन बेसिस पे पूरा करेगा तो सेक्शन 37(1) के थ्रू अलाउ हो जाएगा, मतलब उनको भी हम रेवेन्यू से लेस करेंगे। तो क्या हो गया? सेक्शन 30 से 37(1) खर्चा को लेस करने का सेक्शन है। सेक्शन 30 से 37(1) जो होता है इनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। सेक्शन 30 से 36(1) जो होता है वो स्पेसिफिक डिडक्शन होता है, मतलब वहां पर डिडक्शन का नाम, खर्चा का नाम लिखा हुआ है। और सेक्शन 37(1) जो होता है वो जनरल डिडक्शन है, यहां पे खर्चा का नाम नहीं लिखा है। सेक्शन 30 से 36(1) जो स्पेसिफिक डिडक्शन है जिनमें खर्चे का नाम लिखा हुआ है, उन सब सेक्शन को हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 30 से 35(e) एक कैटेगरी हो जाएगा और 36(1) अलोन और एक कैटेगरी हो जाएगा, मतलब सेक्शन 30 से 36(1) को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक सेक्शन 30 से 35(e) ये कैटेगरी हो गया और सेक्शन 36(1) ये अलोन एक कैटेगरी हो गया। सेक्शन 30 से 35(e) जो है ना, इसमें हेडिंग में ही खर्चा का नाम मिल जाएगा, अंदर जाके देखने का जरूरत नहीं, हेडिंग में ही मिल जाएगा खर्चा का नाम। और सेक्शन 36(1) जो है इनमें हेडिंग में खर्चा का नाम नहीं मिलेगा, हेडिंग में मिलेगा सेक्शन 36(1) का हेडिंग में मिलेगा अदर डिडक्शन। और अदर डिडक्शन का मतलब हो गया सेक्शन 36(1) में छोटा छोटा बहुत सारा खर्चा का नाम लिखा हुआ है, मतलब यहां पे एक खर्चा का वर्ड नहीं है, बहुत सारा खर्चा का वर्ड है। तो सेक्शन 36(1) में बहुत सारा खर्चा का वर्ड है, इसलिए इसका हेडिंग में कोई खर्चा का नाम नहीं लिखा है, इनका हेडिंग में लिखा है अदर डिडक्शन। तो आज अदर डिडक्शन करने के लिए जा रहे हैं सेक्शन 36 सबसेक्शन 1। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में बहुत सारा खर्चा का नाम लिखा हुआ है, वो सारा खर्चा अलग अलग क्लॉजेस में कवर्ड है। जैसे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1b, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1b, ऐसे करके डिफरेंट क्लॉजेस में डिफरेंट खर्चा कवर्ड है। चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 जो अदर डिडक्शन का सेक्शन है उनका डिफरेंट क्लॉजेस को देखेंगे। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1, सॉरी सबसेक्शन पहले 1 लेंगे उसके बाद 1a लेंगे। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1b। अच्छा, इन तीन को लेकर एक ग्रुप बनाएंगे, फिर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में आएंगे। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, क्लॉज 1a, क्लॉज 1b, इन तीन को लेकर एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप का नाम देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपको याद करने के लिए ग्रुपिंग से याद करोगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम का जो डिडक्शन है वो मिलता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1, 1a एंड 1b, इन तीनों में। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी आपने और दो सेक्शन पहले ही देख चुका है, एक है सेक्शन नंबर 30 और दूसरा है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 30 में आपने क्या देखा था? सेक्शन नंबर 30 में आपने देखा था कि बिल्डिंग, और सेक्शन 31 में आपने प्लांट मशीनरी वगैरह देखा था। अगर बिल्डिंग आपका बिजनेस और प्रोफेशन में यूज हो रहा है, आपका बिजनेस और प्रोफेशन में बिल्डिंग यूज हो रहा है, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक आप हो चाहे वो बिल्डिंग का टेनेंट हो, कुछ भी, बट वो बिल्डिंग आपका बिजनेस और प्रोफेशन में यूज हो रहा है और वो बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में आपने इंश्योरेंस करवाया था और उनका प्रीमियम आपने पे किया है, वो प्रीमियम का डिडक्शन तो आपको सेक्शन 30 में मिलता है। और अगर प्लांट मशीनरी वगैरह आपका बिजनेस में यूज हो रहा है, चाहे वो प्लांट मशीनरी का आप ओनर है, चाहे आपने वो प्लांट और मशीनरी का टेनेंट हो, और
वो प्लान और मशीनरी आपका बिजनेस और प्रोफेशन में यूज हो रहा है, प्लान मशीनरी वगैरह आपका बिजनेस और प्रोफेशन में यूज हो रहा है, और वो प्लान और मशीनरी वगैरह आपका बिजनेस में यूज हो रहा है, और उसके ऊपर आपने इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। तो बिल्डिंग के ऊपर अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो 30 में कवर्ड है, अगर आपने प्लान एंड मशीनरी के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया है तो 31 में कवर्ड है। इन दोनों भी इंश्योरेंस प्रीमियम ही है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए बेसिकली आपको सेक्शन मिल गया, यहाँ पे 3 सेक्शन, यहाँ पे 2 सेक्शन, याद रहेगा टोटल 5 सेक्शन में इंश्योरेंस प्रीमियम कवर्ड है। ये दोनों तो आपको पहले ही पता था। आज देखेंगे सेक्शन 36 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1, क्लॉज 1 ए, क्लॉज 1 बी। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 ये बता रहे स्टॉक्स एंड स्टोर्स के बारे में। स्टॉक्स एंड स्टोर्स का मतलब पूरा इन्वेंटरी को आप ले लीजिए, चाहे रॉ मटेरियल का स्टॉक से, चाहे WIP का स्टॉक से, चाहे फिनिश गुड्स का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक जिसको आप बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, क्लियर, चाहे रॉ मटेरियल का स्टॉक है, चाहे वर्किंग प्रोग्रेस का स्टॉक है, चाहे फिनिश गुड्स का स्टॉक है, चाहे कंज्यूमेबल स्टोर्स का स्टॉक है, मतलब पूरा इन्वेंटरी में जो रिस्क है और रिस्क को कवर करने के लिए, रिस्क किस चीज का, डैमेज होने का, डिस्ट्रक्शन होने का, तो पूरा इन्वेंटरी में जो रिस्क है और रिस्क को कवर करने के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आप भरते हो। तो इनके रेस्पेक्ट में आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, यह अलाउ किया जाएगा, यह खर्चा अलाउ किया जाएगा। ये खर्चा अलाउड होगा कौन सा सेक्शन के थ्रू, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के थ्रू। ये बात यहां तक क्लियर हो गया। नाउ ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो रहा है, पेड व्हाट का मतलब क्या है, आप जानते हो पीजीबीपी में एक इनबिल्ट डेफिनेशन का प्रोविजन दिया है, और पीजीबीपी में इनबिल्ट डेफिनेशन का प्रोविजन कहां है, सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्लॉज 1 होता है एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन, सेक्शन 43 क्लॉज 2 होता है पेड व्हाट का डेफिनेशन। और पेड व्हाट का डेफिनेशन में आपको मिलेगा कि पेड का मतलब एक्चुअली पेड भी हो सकता है और इनकार्ड भी हो सकता है। एक्चुअली पेड का मतलब आप कैश बेसिस और इनकार्ड का मतलब हो गया एक्रूअल बेसिस। तो आपने पीजीबीपी में जो प्रॉफिट और गेन का कैलकुलेशन कर रहे हो वो कौन सा बेसिस पे कर रहे हो, अगर आपने एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हो तो आपका पेमेंट का मतलब इनकार्ड, और अगर आप कैश बेसिस पे प्रॉफिट और गेन का कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपके लिए पेड का मतलब हो जाएगा एक्चुअली पेड। बात समझ में आया, एक्चुअली पेड का मतलब आपका पॉकेट से निकाल रहा है और इनकार्ड का मतलब ड्यू तो हो गया बट आपने पे नहीं किया। तो आप कौन सा बेसिस पे पीजीबीपी कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि पेड का मतलब आप क्या लेंगे, एक्चुअली पेड लेंगे कि इनकार्ड लेंगे, क्लियर। तो एक्चुअली पेड भी हो सकता है, इनकार्ड भी हो सकता है, वो हम अलाउ कर देंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के थ्रू। क्लियर हो गया यहां तक। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 है, इनमें इनका मतलब होता है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनता है, प्राइमरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, बहुत सारा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनता है। और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कौन बनता है, वो कैटल का ओनर। यहां पे मिल्क को लेकर बात हो रहा है, मिल्क, क्लियर। अमूल इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हो सकता है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो क्या होता है, गांव गांव में प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है, और प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कौन होता है, वो गांव में जो कैटल का ओनर है, गांव में जो कैटल होता है, कैटल का जो ओनर होता है, उन सब ओनर ने मिलकर एक प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है। और ऐसा बहुत सारा प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है। समझ में आ रहा है। तो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया, प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है, उनका जो कैटल है, उन कैटल के लाइफ के रेस्पेक्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया। तो प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है, उनके पास जो कैटल है, उन कैटल के लाइफ के रेस्पेक्ट में फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर इंश्योरेंस करवाया है और इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा। कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कैटल का लाइफ के ऊपर लिया है। किसका कैटल, जो प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, वो प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है, उन मेंबर का कैटल का लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस करवाया है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, और फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। पे का मतलब क्या है, पे का मतलब डिपेंड करेगा कि आप पीजीबीपी कौन सा बेसिस पे कर रहे हो। अगर आप पीजीबीपी करोगे एक्रूअल बेसिस पे तो आपके लिए पेड का मतलब हो गया इनकार्ड, और अगर आप कैश बेसिस पे करोगे तो आपके लिए पेड का मतलब हो गया एक्चुअली पेड। ये बात समझ में आ गया। तो इस सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में ए में क्या हो गया
कैटल का लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पे किया है। ये बात सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 बी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 बी जो है ना, इनमें लिखा हुआ है कि एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का हेल्थ के ऊपर इंश्योरेंस लिया है और वो इंश्योरेंस, जिस इंश्योरेंस का स्कीम कौन बनाया है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव किया है। स्टडी मटेरियल में सब दिया हुआ है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने बनाया है और इस स्कीम को अप्रूव कौन किया है, इस स्कीम को अप्रूव किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कोई स्कीम बनाएगा, कौन सा स्कीम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हेल्थ के ऊपर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय का हेल्थ के ऊपर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, इन हेल्थ का इंश्योरेंस को लेकर जो स्कीम है, वो स्कीम अगर जीआईसी ने बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है तो मेरा बात चलेगा, और नहीं तो जीआईसी ने नहीं बनाया, दूसरा कोई इंश्योरर ने बनाया, क्योंकि आपको पता है हमारा देश में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है। तो ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम जीआईसी ने नहीं बनाया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने नहीं बनाया, दूसरा कोई इंश्योरर ने बनाया है, बट वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए। अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं हुआ, वो अप्रूव होना चाहिए आईआरडीए से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से। तो आईआरडीए से अगर अप्रूव्ड हो गया, आईआरडीए से अगर अप्रूव्ड हो गया, दूसरा कोई इंश्योरर ने अगर इंश्योरेंस स्कीम को बनाया है तो क्या बता रहे हैं, देखिए यहां हटाते इसको, लिखते, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्या बात कर रहे हैं हम सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 बी को लेकर बात कर रहे हैं। यहां पे हम बता रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस ले रहे हैं, किसके ऊपर, इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। हेल्थ वर्ड को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हेल्थ वर्ड को हम यहां पे स्ट्रेस कर रहे हैं, ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय नहीं, ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। तो ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, बट ये इंश्योरेंस का स्कीम इधर तो जीआईसी ने बनाया है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, जीआईसी से बना हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हुआ होना चाहिए, और नहीं तो ये स्कीम जो है, ये स्कीम दूसरा कोई इंश्योरर ने बनाया है और आईआरडीए ने अप्रूव किया है। अगर ये इंश्योरेंस का प्रीमियम अदर देन कैश पेमेंट हो रहा है, एक पैसा भी कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए, अदर देन कैश पेमेंट होना चाहिए। आप जो 10,000 का लिमिट जानते हो, इनमें 10,000 का लिमिट अप्लाई नहीं होगा कि 10,000 से ज़्यादा पेमेंट होगा। 40A3 आपने किया था, याद आ रहा है, वो सब यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक पैसा का भी प्रीमियम पे होगा, वो क्या अदर देन कैश ही होना चाहिए। तो प्रीमियम अदर देन कैश पे करोगे तब वो प्रीमियम को हम अलाउ कर देंगे, मतलब वो प्रीमियम का खर्चा अलाउ हो जाएगा, रेवेन्यू से अब लेस कर पाएंगे एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 बी। ये बात क्लियर होगी। आपका माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे एम्प्लॉय वार्ड पे ध्यान देना और हेल्थ वार्ड पे ध्यान देना। आपका माइंड में जो क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर एम्प्लॉय का लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस लिया है एम्प्लॉयर ने, यहाँ पे तो आपने बताया हेल्थ के ऊपर लिया, अगर एम्प्लॉय का लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस, एम्प्लॉय का लाइफ के ऊपर कंपनी ने इंश्योरेंस ले लिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस ले लिया, मतलब एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे एम्प्लॉय का लाइफ का इंश्योरेंस का प्रीमियम, तो वो एम्प्लॉयर के लिए वो भी तो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, उन खर्चा का डिडक्शन कौन सा सेक्शन में अलाउड होगा। लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं, उन खर्चे का डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 37(1) में, सेक्शन 37(1) में उनका डिडक्शन मिलेगा, 36(1)(1)(b) में नहीं मिलेगा, क्योंकि 36(1)(1)(b) जो होता है वो एम्प्लॉय का हेल्थ के ऊपर होता है, एम्प्लॉय का लाइफ के ऊपर नहीं होता है। यहां बात क्लियर है यहां तक। इनको एक चार्ट में देखते सॉरी, इनको एक चार्ट में देखते हैं। देखिए, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है कौन पे कर रहा है, ये सब एम्प्लॉयर ने पे कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर।
यहां पे भी पेड का मतलब क्या है, सेम सेक्शन 43 क्लॉज 2 पेड का डेफिनेशन, एक्चुअली पेड भी हो सकते हैं, इन कार्ड भी हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय का यहां पे एम्प्लॉय वर्ड हम नीचे लिखेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं तो आपको जैसे पता है सेक्शन 36(1)(1)(b), बट लाइफ इंश्योरेंस होगा तो 37(1). यहां तक क्लियर हो गया। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय हो भी सकते नहीं भी हो सकता, आपने सैलरी चैप्टर में पढ़ लिया है ऑलरेडी। सैलरी चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय बन भी सकते नहीं भी बन सकता, देखना पड़ेगा डायरेक्टर के साथ कंपनी का जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा टाइप का है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का है मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम क्या बताएंगे, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय है, डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो कोई बात नहीं, उनके हेल्थ के ऊपर अगर इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी पे कर रहे तो सेक्शन 36(1)(1)(b), और लाइफ के ऊपर करेगा तो 37(1). बट डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो क्या होगा, डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो 36(1)(1)(b) में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 36(1)(1)(b) जो होता है वो एम्प्लॉय के लिए होता है। यहां पे भी आपको 37(1) में मिल जाएगा और यहां पे भी आपको 37(1) में मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी के लिए, कंपनी के डायरेक्टर कंपनी में जरूरी है, और डायरेक्टर के ऊपर अगर कुछ खर्चा करेंगे तो 37(1) में जेन्युइन बेसिस पे कवर्ड हो जाएगा और उनको हम जनरल डिडक्शन के रूप में क्लेम कर लेंगे। यहां बात क्लियर हो गया। तो ये तीन आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टर एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, डायरेक्टर अगर नॉट एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसा भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि स्टूडेंट का माइंड में क्वेश्चन घूमता है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मालिक का लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस लिया गया है, वो तो मालिक का पर्सनल खर्चा है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और मालिक तो अलग नहीं है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मालिक का लाइफ के ऊपर, मालिक के हेल्थ के ऊपर अगर इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया है वो तो उनका पर्सनल हो गया, क्योंकि वहाँ पे सब सेग्रीगेशन तो है नहीं कि मालिक अलग है बिजनेस अलग है, ऐसा तो सब डिविजन है नहीं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है नहीं, तो इनमें इन खर्चा का डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा 37(1) में। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि 37(1) में लिखा हुआ है कि पर्सनल खर्चा का डिडक्शन नहीं देंगे। बट ये सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर के ऊपर जो हेल्थ के ऊपर जो इंश्योरेंस लिया गया और लाइफ के ऊपर जो इंश्योरेंस लिया गया वो दोनों इंश्योरेंस पर्सनल हो गया, तो पर्सनल खर्चे का डिडक्शन 37(1) में नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर हो गया। 36(1)(1)(b) में तो मिलेगा ही नहीं, वो तो छोड़ ही दो, बट 37(1) में जो कवर्ड हो रहे थे नॉन एम्प्लॉय वाला, ये यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा। ये भी तो नॉन एम्प्लॉय, सोल प्रोप्राइटर भी बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस में नॉन एम्प्लॉय है। क्यों, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर खुद ही तो मालिक है, तो वो तो 36(1)(1)(b) में कवर्ड नहीं होगा। पर 37(1) में कवर्ड होगा क्या, 37(1) में भी कवर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 37(1) जो होता है वो पर्सनल खर्चा का डिडक्शन नहीं अलाउ करता है, वो बिजनेस रिलेटेड खर्चा का डिडक्शन अलाउ करता है। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलो इनको हटाते हैं। तो ये आपका हो गया सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1, क्लॉज 1A, क्लॉज 1B। अभी जो करने के लिए जा रहे इनमें कोई ग्रुप नहीं है, ये अकेला रहता है। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, क्लॉज 1A, क्लॉज 1B, ये ग्रुपिंग था इंश्योरेंस प्रीमियम का। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 इसमें ग्रुपिंग नहीं, ये एक ही है, इनमें और कुछ नहीं जोड़ेगा। तो देखिए सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 जो है, इनमें बताया जा रहा है कि बोनस और कमीशन एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। बोनस बोलो कमीशन बोलो, बोनस और कमीशन अगर एम्प्लॉय को पेड किया जा रहा है, अच्छा पेड का मतलब क्या है यहां पे पेड का डेफिनेशन वहां से हम नहीं लेंगे, सेक्शन 43(2) से नहीं लेंगे, यहां सेक्शन नंबर 43B कवर्ड हो जाएगा। और 43B में क्या लिखा हुआ है, 43B में लिखा हुआ है कि कुछ खर्चा का डिडक्शन हम तब अलाउ करेंगे जब एक्चुअल में पेमेंट होगा, और 43B सबको ओवरराइड करते हैं। तो 43(2) में जो लिखा हुआ है उनको ओवरराइड कर दिया 43B। 43B में लिखा हुआ है कि 43B में बहुत सारा पॉइंट है और उन पॉइंट में एक पॉइंट कवर्ड होता है कि बोनस और कमीशन अगर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन ने पे किया है, एसएससी जो बिजनेस पर्सन है उन्होंने अगर बोनस और कमीशन एम्प्लॉय को दिया है, तो बोनस और कमीशन का पे हुआ है, और पे कब तक हो जाना चाहिए, पे हो जाना चाहिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तक। तो एसएससी का जो रेस्पेक्टिव एसएससी का जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है
अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है, आप लोग जानते हो। 31 जुलाई भी हो सकता है, 31 जुलाई भी हो सकता है, 30 सितंबर भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है। तो जो जो अलग अलग एसएससी के लिए जो रिस्पेक्टिव ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने का, वो ड्यू डेट के अंदर उन एसएससी को बोनस और कमीशन पे करना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस ईयर में पे करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, मान लीजिए 1920 प्रीवियस ईयर में, 1920 प्रीवियस ईयर में बोनस और कमीशन पे होगा, तभी 1920 का पीजीवीपी कैलकुलेशन करने के टाइम में हम लेस कर पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर 1920 के बाद भी हुआ है, मतलब 2021 में पेमेंट हुआ है, बट 2021 में जो पेमेंट हुआ है 1920 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट के पहले, बात समझ में आ रहा है। 1920 का रिटर्न तो फाइल होता है 2021 में, तो 1920 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तो 2021 में फॉल करते हैं। तो आपने 1920 में बोनस और कमीशन पे नहीं किया, आपने 2021 में पे किया, बट 1920 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट के अंदर किया है। तो अगर आपने 1920 का बोनस और कमीशन 2021 में पे किया है, बट 1920 का रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट फॉल किया है 2021 में उनके पहले किया है, तब ये खर्चा का डिडक्शन हम अलाउ कर देंगे। तो पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट कब तक होना चाहिए? विद इन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, विद इन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, आरओआई। रिटर्न ऑफ इनकम का जो ड्यू डेट होता है उनके अंदर आपको पे करना पड़ेगा। ये बात कहाँ लिखा है? ये बात 43B कंफर्म कर रहे हैं। 43B में ये सी वाला पॉइंट में कवर हो रहा है। 43B में देखोगे सेक्शन 43B का क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी होगा, उनमें सेक्शन 43B का क्लॉज सी में आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, और उनमें बोनस और कमीशन रेफर्ड है। तो बोनस और कमीशन का खर्चा का अलाउ तब, बोनस और कमीशन का खर्चा का अलाउ तब करेंगे जब पेड होगा। और पेड का मतलब क्या? एक्चुअली पेड, बट एक्चुअली पेड विद इन, नॉट विद इन प्रीवियस ईयर, विद इन ड्यू डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, विद इन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है, उन ड्यू डेट तक पेमेंट हो जाना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के अंदर पे होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है, उन ड्यू डेट तक पेमेंट हो जाना चाहिए। एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट तक पे हो जाना चाहिए बोनस और कमीशन, तभी बोनस और कमीशन को हम लेस करेंगे पीजीवीपी हेड से उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। यहां बात क्लियर? तो बोनस और कमीशन वाला बात हमने आपके साथ कर लिया है। आपको याद रखना पड़ेगा कि बोनस और कमीशन के केस में 43B अप्लाई हो रहे हैं। तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 हो गया। अभी जो करने के लिए जाएंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 करने के लिए जाएंगे। करने के लिए जा रहे हैं सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने पैसा उधार लिया है बिजनेस पर्पस के लिए और उधार पैसा के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगा 36(1)(3) के अनुसार। 36(1)(3) उसको अलाउ करेगा, बट इसके लिए कुछ कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? अमाउंट मस्ट हैव बीन बोरोड बाय द एसएससी, अमाउंट मस्ट हैव बीन बोरोड बाय द एसएससी, अमाउंट मस्ट हैव बीन बोरोड बाय द एसएससी। एसएससी ने पैसा उधार लिया तभी एसएससी को डिडक्शन मिलेगा। यहां पे जो बोरोड वर्ड हम बता रहे हैं, बोरो करने के पीछे रीजन क्या था? एक्चुअल में बोरो करना जरूरी था कि ऐसे बोरो कर लिया है, वो जेन्युइननेस के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी इज नॉट अलाउड टू एग्जामिन दी रीजन फॉर बोरोइंग, कि बोरो करना एक्चुअल में जरूरी था कि नहीं था, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी एग्जामिन नहीं कर सकते। बोरो हुआ है उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन बता रहे कि अमाउंट मस्ट हैव बीन, amount must have been utilized for the purpose of business or profession. Amount must have been utilized for the purpose of business or profession. यहां पे जो मैंने यूटिलाइज्ड वर्ड लिखा है इसका मतलब यूज्ड, तो अमाउंट यूज्ड होना चाहिए बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए। यहां पे जो यूज्ड वर्ड आ रहा है कि अमाउंट यूज्ड होना जरूरी है, अप्लाइड होना जरूरी है, यूटिलाइज्ड होना जरूरी है बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस पर्पस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कवर्ड है, तो पैसा आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में भी यूज कर सकते हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे यूटिलाइज्ड का जो कनोटेशन है वो बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है। पैसा अपने रेवेन्यू पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो, कैपिटल पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड में जो लेंगे
इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड, इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में पे हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड, यहां पे हम पेड वर्ड को लेंगे। इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड, इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में पे हो जाना चाहिए। अब ये पेड वर्ड का मतलब क्या है? इस पेड वर्ड में 43B अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 43B में जितना भी आइटम कवर्ड है ये आइटम कवर्ड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कवर्ड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में 43B नहीं लग रहा है। तो पेड वर्ड का मतलब यहाँ पे सिंपल, जो आप जानते हो सेक्शन 43 क्लॉज 2 के अनुसार। सेक्शन 43 क्लॉज 2 में पेड वर्ड का मतलब क्या है? दो चीजें। सेक्शन 43 क्लॉज 2 में पेड का मतलब है एक्चुअली पेड, नहीं तो इनकर्ड। आप जो एसएससी हो, एसएससी पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं कौन सा मेथड में? अगर एसएससी जो पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं वो इनकम कंप्यूट कर रहे हैं कैश बेसिस पे, तो पेड वर्ड का मतलब हो जाएगा एक्चुअली पेड। बट एसएससी ने अगर पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं एक्चुअल बेसिस पे, तो पेड वर्ड का मतलब हो जाएगा इनकर्ड। क्लियर यहां तक? यहां पे मैंने जो लिखा है इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अनदर पर्सन, वर्ड को एक बार जोड़ेंगे। क्यों अनदर पर्सन? अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देखोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर, वो इंटरेस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ये दोनों तो अलग नहीं है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं, दोनों एक ही है। तो खुद को कैसे इंटरेस्ट दे सकते हैं? यहां लिखा है इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अनदर पर्सन, तो अनदर पर्सन को इंटरेस्ट पे होना जरूरी है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर, वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं है 36(1)(3) में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो कैलकुलेशन होगा पीजीबीपी का, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप ना होकर पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म का डिस्कशन करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, मान लीजिए ये P1, ये P2, ये P3, ये तीन पार्टनर है। ये तीन पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है फर्म में पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में। ये पैसा उनको कहां से मिला? हो सकता है P ने ये पैसा बाहर से लेकर आया था, तो P ने पैसा उधार लिया था, तो P ने अमाउंट बोरो किया था और बोरोड अमाउंट को फर्म में इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल के रूप में। तो P ने ये बोरोड अमाउंट के ऊपर बाहर वालों को इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो P ने P1 मतलब पार्टनर वन जब अमाउंट जो बोरो किया था फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, उन पैसा के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं P1। तो P1 जब अपना पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटरेस्ट का खर्चा का डिडक्शन ले पाएंगे 36(1)(3) में। यस, P1 जब इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट का डिडक्शन वो ले लेंगे जब वो अपना पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करेंगे। उनका तो पीजीबीपी इनकम आना ही है, क्योंकि वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के रूप में बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। तो उनका जो पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट होगा उसमें हम 36(1)(3) के अनुसार इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन ले लेंगे। अभी सुनिए, फर्म ने अगर P को इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल दे रहे हैं, P1, P2, P3 सबको इंटरेस्ट दे रहे कैपिटल के ऊपर, P1 ने कैपिटल लगाया, P2 ने कैपिटल लगाया, P3 ने कैपिटल लगाया। फर्म क्या कर रहे हैं? P1, P2, P3 को इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं। P1, P2, P3 को इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल के ऊपर। ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी फर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट एक खर्चा है। तो फर्म जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उनका डिडक्शन फर्म क्लेम कर पाएंगे 36(1)(3) के अनुसार? यस, कर पाएंगे। बट यहाँ पे 40B का कैप लगा देंगे। 40B का कैप क्या होता है? इसमें लिमिट दिया हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, वो कैप के अनुसार पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को। फर्म अगर कैप के बाहर जाके पेमेंट किया तो जितना एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, मतलब जो 40B में लिमिट है, लिमिट के ऊपर जितना पेमेंट करेंगे वो एक्स्ट्रा पोर्शन डिसअलाउड हो जाएगा, बाकी तो अलाउड है। फर्म उसका डिडक्शन ले पाएंगे 36(1)(3) के अनुसार। यहां क्लियर है? अगर आप अपने रिलेटिव से पैसा उधार लिए, अगर आप रिलेटिव से पैसा उधार लिया है और रिलेटिव को इंटरेस्ट पे करते हो, उनका डिडक्शन आपको मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। बट वहां आपको देखना पड़ेगा कि आप अनरीजनेबल इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहे ना। मार्केट में जो इंटरेस्ट का रेट है वो आप पे कर सकते हो, बट अनरीजनेबली एक्सेसिव अमाउंट अगर पे करोगे तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब यहां पे ये डिसअलाउड जो हो जाएगा एक्स्ट्रा पोर्शन, ये बता रहे सेक्शन नंबर 48(2) बता रहे कि अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, अनरीजनेबल पेमेंट करोगे और रिलेटिव वगैरह को, रिलेटेड पर्सन को, तो उतना हम डिसअलाउ कर देंगे। यहां बात क्लियर है? यहां तक अगर आपने पैसा उधार लिया है इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए और वो उधार के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए आपने मार्केट से
बोरो किया है अमाउंट और उस अमाउंट बोरोड के ऊपर अपने इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप पीजीबी में क्लेम कर पाओगे, 3613 में कभी नहीं। बट अगर आप जीएसटी वगैरह का पेमेंट करने के लिए आपने मार्केट से उधार लिया है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए आपने मार्केट से उधार लिया है और उधार लेकर टैक्स का पेमेंट किया है, और ये जो टैक्स का पेमेंट आपने उधार लेकर किया है, उधार के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा है और वो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन हम ले पाएंगे 3613 के अनुसार? यस, ऑब्वियसली ले पाएंगे। यहाँ पे एक बात मैंने किया था कि यूज्ड व्हाट का मतलब बहुत बड़ा है। यूज्ड रेवेन्यू पर्पस के लिए भी हो सकता है, यूज्ड कैपिटल पर्पस के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए आपने एक्वायर किया है फिक्स्ड एसेट को, आपने अमाउंट बोरो किया है और उस बोरोड अमाउंट से कैपिटल एसेट को एक्वायर किया है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, आपने फिक्स्ड एसेट को एक्वायर किया है और इंस्टॉल किया है। तो फिक्स्ड एसेट जो एक्वायर और इंस्टॉल हुआ है अमाउंट बोरो करके, उन अमाउंट के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। यस, ऑब्वियसली मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, अगर आपने एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलिंग एसेट करते हो, एक्वायरिंग and acquiring and installing assets on borrowed amount के ऊपर आपने एसेट को एक्वायर किया है, इंस्टॉल किया है, तो इस बोरोड अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करोगे, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। ये मिलेगा बिफोर द एसेट पुट टू यूज, बिफोर द एसेट पुट टू यूज जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिलेटेड टू द पीरियड, इंटरेस्ट रिलेटेड टू द पीरियड इंटरेस्ट रिलेटेड टू द पीरियड, कौन सा पीरियड के लिए इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो? बिफोर द एसेट पुट टू यूज, बिफोर द एसेट पुट टू यूज, एसेट पुट टू यूज होने के पहले जितना भी इंटरेस्ट इनकर हुआ है, उस इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे 3613 में। बट आफ्टर एसेट पुट टू यूज जो होगा, आफ्टर एसेट पुट टू यूज जो होगा, इनको हम अलाउ करेंगे और वो अलाउ होगा सेक्शन 3613 में। तो 3613 के अनुसार एसेट पुट टू यूज होने के बाद का पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है, बट एसेट पुट टू यूज होने के पहले का जो इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ हो जाता है, उनको हम अलाउ नहीं करते। बट वो क्या होता है, वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। ये बात कहां से पता चला? आप अगर सेक्शन नंबर 43 में जाओगे, सेक्शन नंबर 43 जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है, उसमें अगर जाओगे, उसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन 43(1), उनमें आपको मिलेगा कि एसेट पुट टू यूज होने के पहले के जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट एक्चुअल, वो जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, मतलब उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको एसेट का पार्ट बनाना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट 3613 में अलाउ नहीं होगा। वो जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, वो एसेट में ही ऐड हो जाएगा। क्लियर? चाहे वो एक्वायर करने का खर्चा है, चाहे वो इंस्टॉलेशन करने का खर्चा है, चाहे दोनों खर्चा है, कुछ भी। तो 36(1)(3) यही बात कर रहे हैं। अभी जाएंगे 36(1)(3)(a). 36(1)(3)(a) क्या बता रहे हैं? सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 3 ये बता रहे हैं कि डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड को लेकर बात कर रहे हैं। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3(a). अभी देखेंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3(a). सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3(a) बता रहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड इशू करने में जो डिस्काउंट का खर्चा हुआ है, वो डिस्काउंट का खर्चा अलाउ कर देंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3(a) इशूअर को। इशूअर मतलब जिन्होंने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया है ना। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जीरो है। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जीरो इंटरेस्ट पे बॉन्ड है। जो लोग ये बॉन्ड को सब्सक्राइब करेंगे, बॉन्ड का होल्डर बनेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्यों बॉन्ड को खरीदेंगे? बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड का जो डेफिनेशन होता है वो सेक्शन 2 क्लॉज 48, ये कैपिटल गेन चैप्टर में आता है जीरो कूपन बॉन्ड। सेक्शन 2 क्लॉज 48 में जीरो कूपन बॉन्ड का डेफिनेशन दिया है। जीरो कूपन बॉन्ड का डेफिनेशन में दिया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, शेड्यूल बैंक, इन सब इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर सकते हैं 1 जून 2005 के बाद से।
तो 1 जून 2005 के बाद से इन कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड शेड्यूल बैंक, ये सब लोग 1 जून 2005 के बाद जीरो कूपन बॉन्ड इशू करने के लिए ऑथोराइज्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड का कभी कभी क्या होता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये पढ़ के जाना जरूरी है। जीरो कूपन बॉन्ड में जो होल्डर है, होल्डर को मैच्योरिटी के पहले, रिडीम्शन के पहले कोई भी बेनिफिट और इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो लोग क्यों खरीदेंगे तब? देखिए हम आपको बता रहे, अगर मान लीजिए एक ईश्वर जीरो कूपन बॉन्ड को इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे जीरो कूपन बॉन्ड को, इशू कर रहे जीरो कूपन बॉन्ड को, और जीरो कूपन बॉन्ड का फेस वैल्यू उन्होंने रखा है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इज 100 रुपीज़। बट बॉन्ड इशू हो रहा है, इशू प्राइस इज, बॉन्ड का जो इशू प्राइस है, बॉन्ड का इशू प्राइस 70 रुपीज़। तो जो लोग बॉन्ड खरीदेगा वो लोग 70 रुपीज़ पे करके 100 रुपीज़ का बॉन्ड खरीदेगा, बीच में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए लोग बॉन्ड को इशू कर रहे हैं, इशू का जो डेट है, इशू का डेट मान लीजिए कि 1 अगस्त 2017 में बॉन्ड इशू हो रहा है, और बॉन्ड रिडीम्शन होगा, मतलब बॉन्ड मैच्योर्ड होगा, बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट दिया हुआ है, रिडीम्शन डेट दिया हुआ है, मैच्योरिटी डेट और रिडीम्शन डेट जो बॉन्ड का है वो मान लीजिए 31 जुलाई 2022। 5 साल, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, ये 5 साल के लिए बॉन्ड इशू हुआ है। अच्छा, जो लोग बॉन्ड खरीदा है वो 70 रुपीज़ पे करके 100 रुपीज़ का बॉन्ड लेकर गया है, और रिडीम्शन जो होगा, रिडीम्शन फेस वैल्यू पे ही होगा, तो रिडीम्शन होगा 100 पे, मतलब जो लोग बॉन्ड का होल्डर है उनको 100 मिल जाएगा 5 साल बाद। उन्होंने दिया है 70 एक बॉन्ड के लिए, और उनको मिलेगा एक बॉन्ड के लिए 100, तो उनको नेट बेनिफिट हो जाएगा 30 का। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है वो बॉन्ड जो मैच्योरिटी के पहले कोई भी बेनिफिट नहीं देता है, मैच्योरिटी के टाइम में बेनिफिट देता है। तो जो बेनिफिट होल्डर को मिल रहा है वो बेनिफिट तो कैपिटल गेन चैप्टर में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन में आ जाएगा, क्योंकि रिडीम्शन ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड इनको भी ट्रांसफर माना गया है, और ये ट्रांसफर से जो गेन अराइज करता है, यहाँ पे 30 रुपीज़ का जो गेन अराइज कर रहा है होल्डर को, वो गेन कैपिटल गेन में आ जाएगा। ये तो होल्डर के लिए, हम तो होल्डर के लिए नहीं पढ़ रहे, हम तो पढ़े पीजीवीपी हेड, मतलब बिजनेस पर्सनैलिटी के लिए। यहाँ पे हम एसएससी कौन है, हमारा यहाँ पे एसएससी है जो लोग बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं उनका तो 30 रुपीज़ का नुकसान हो गया ना, कि 100 रुपीज़ का बॉन्ड 70 में इशू किया, तो उनको 30 रुपीज़ का नुकसान हो गया। मान लीजिए बॉन्ड कितना इशू है, बॉन्ड मान लीजिए इशू है 1000 बॉन्ड इशू है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो है, नंबर जो है 1000 बॉन्ड है, 1000 बॉन्ड इशू है, तो एक बॉन्ड के लिए 30 रुपीज़ का नुकसान है, तो 1000 बॉन्ड के लिए कितना का नुकसान है, इंटू 30 का नुकसान है। तो इंटू का 30 का नुकसान अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज़ का नुकसान आएगा। ये 30 रुपीज़ का जो खर्चा है, तो खर्चा है, ये लॉस है, ये एक्सपेंडिचर है, ये 30,000 का जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर को लोग क्लेम कर पाएंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3A के अनुसार। बट ये पोपोर्स, मतलब ये जो 30,000 का एक्सपेंडिचर, ये 30,000 का एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बॉन्ड अलाउ किया जाएगा पोराटा बेसिस पे। कैसे? पोराटा बेसिस पे। 36(1)(3)A का लैंग्वेज बोल रहा है, पोराटा बेसिस पे इनको अलाउ किया जाएगा। पोराटा बेसिस पे अलाउ किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बॉन्ड का मैच्योरिटी हो रहा है 31 जुलाई 2022 में, मतलब बॉन्ड का जो लाइफ है वो लाइफ कितना है, 5 साल। बॉन्ड का लाइफ अगर 5 साल है, बॉन्ड का लाइफ 5 साल, 5 साल को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए जो रिलेटेड रूल है, रूल में मंथ का कैलकुलेशन दिया है, ईयर का कैलकुलेशन नहीं दिया है। तो ये जो ईयर आ रहा है इनको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना मंथ आएगा, 5 साल इंटू 12 मंथ, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 60 मंथ्स। तो 60 मंथ्स में अगर मान लीजिए कि डेट ऐसे ही स्प्रेड किया हुआ है कि 60 मंथ्स 15 डेज आ गया, तो हम लेंगे 61 मंथ्स। अगर मान लीजिए आ गया 61 मंथ्स, 60 मंथ्स 16 डेज, फिर भी हम लेंगे 61 मंथ्स। मतलब क्या है, 15 डेज और उससे ज़्यादा का डेज अगर आता है मंथ का कैलकुलेशन में, तो उनको भी एक मंथ माना जाएगा। तो 15 डेज और उससे ज़्यादा का डेज आ रहे हैं मंथ का कैलकुलेशन में, उनको भी एक मंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट 15 डेज से कम आ रहे हैं, मान लीजिए आया 16 डेज, 16 मंथ्स 14 डेज, 16 मंथ्स 14 डेज, तो हम 16 मंथ्स ही कैलकुलेट करेंगे, 14 डेज को हम इग्नोर कर लेंगे। क्लियर? यहाँ तो एक्जैक्टली 16 मंथ्स 60 मंथ्स आया, तो यहाँ 60 मंथ्स ले लेंगे। अगर 15 डेज और उससे ज़्यादा का डेज अराइज होगा तो उनको भी एक महीना कैलकुलेट करेंगे, और 15 डेज से कम का डेज अराइज होगा तो उनको हम इग्नोर कर लेंगे। यहाँ पे एक्जैक्टली 60 मंथ्स अराइज किया, तो ये 30,000 को 60 मंथ्स में स्प्रेड कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30,000 को 60 मंथ्स में स्प्रेड करेंगे
30,000 को 60 मंथ्स में स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा, हर महीना में आप 500 का डिडक्शन ले पाएंगे 36,138 के अनुसार। बट हम तो मंथली कैलकुलेट नहीं करते, हम तो ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो ईयर में जब कैलकुलेट करेंगे, आप बताओ मुझे 17-18 प्रीवियस ईयर में कितना का डिडक्शन आप ले पाओगे। आप बोलोगे सर 17-18 जो प्रीवियस ईयर है, 17-18 प्रीवियस ईयर में बेसिकली यहाँ पे 1 अगस्त 2017 में बॉन्ड इशू है, तो 31 मार्च 2018 तक 17-18 प्रीवियस ईयर में कितना महीना अवेलेबल है, यहाँ पे 8 महीना अवेलेबल है। तो 8 महीना का कैलकुलेशन करेंगे। फिर 18-19 में 12 महीना अवेलेबल है, 12 महीना का कैलकुलेशन करेंगे। फिर 19-20 यहाँ पे भी 12 महीना अवेलेबल है, तो 12 महीना का कैलकुलेशन करेंगे। 20-21 इनमें भी 12 महीना अवेलेबल है, 12 महीने का कैलकुलेशन होगा। 21-22 इनमें कितना महीना अवेलेबल है, आप देखिए इसमें कितना महीना अवेलेबल है, 31 जुलाई तक। मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना। तो यहाँ पे 4 महीने का कैलकुलेशन होगा। मतलब 500, ये जो 500 आया था, 500 इंटू 8 ये हो जाएगा 17-18 का प्रोपोर्शनल डिडक्शन अमाउंट। 18-19 में क्या करेंगे, 500 इंटू 12, 19-20 में 500 इंटू 12, 20-21 में 500 इंटू 12 और 21-22 में 500 इंटू 4। क्लियर। तो ये हो जाएगा डिडक्शन। जीरो कूपन बॉन्ड का यही कैलकुलेशन है। तो एग्जाम में ये आने का चांसेस है, अब पढ़ के जाओगे। नाउ सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 ये डिस्कशन कर लिया। अभी जो करने के लिए जाएंगे, देखिए हमने सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 3 ये तीनों को स्टैंड अलोन बेसिस पे हमने डिस्कशन किया है। इसको ग्रुप नहीं बनाया, बट पहले ग्रुप बनाया था। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 ए क्लॉज 1 बी, इन तीन को एक ग्रुप बनाया था क्योंकि तीनों में इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड था। बट उसके बाद जो डिस्कशन किया सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, उन्हें बोनस और कमीशन था, वो स्टैंड अलोन बेसिस पे डिस्कशन हुआ। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 उसमें क्या था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो भी स्टैंड अलोन बेसिस पे डिस्कशन किया। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 है, इसमें हमने डिस्कशन किया जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर जो डिस्काउंट होता है, ये भी स्टैंड अलोन बेसिस पे डिस्कशन किया। अभी करने के लिए जाएंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 ए क्लॉज 5 ए, इन चार को एक ग्रुप बनाकर डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी डिस्कशन करेंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 ए, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 ए। इन चार को एक ग्रुप में रखेंगे। क्यों, बाद में पता चलेगा। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 क्या बता रहे हैं, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 के अनुसार एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट किया, कहाँ कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए। बट ये कंट्रीब्यूशन कहाँ हो रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हो रहे हैं, नहीं तो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में हो रहे हैं। तो अगर एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डालेंगे, नहीं तो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में पैसा डालेंगे, तो डिडक्शन मिल जाएगा। जितना पैसा डालेंगे उनका डिडक्शन मिल जाएगा 36(1)(4) में एम्प्लॉयर को। ये बात क्लियर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड, ये दोनों फंड के लिए पैसा डालोगे तभी अलाउड होगा 36(1)(4) में। अगर आपने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डालोगे तो अलाउड नहीं होगा। अगर आपने सुपर एनुएशन फंड में पैसा डालोगे, अगर आपने यूआरपीएफ में पैसा डालोगे, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डालोगे तो अलाउड नहीं होगा। यूआरपीएफ में अगर पैसा डालोगे तो अलाउड नहीं है। और अगर आपने एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा डालोगे तो अलाउड नहीं है 36(1)(4) में। तो ये अलाउड नहीं है, 36(1)(4) में अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है 36(1)(4) में, बट ये अलाउड हो जाएगा 37(1) में। यूआरपीएफ एसपीएफ दोनों ही 36(1)(4) में अलाउड नहीं है। यहां पैसा डालेगा एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए, तो एम्प्लॉयर को उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट एसपीएफ में जो पैसा डाल रहे हैं उनका डिडक्शन 37(1) में मिल जाएगा। 36(1)(4) में डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट 37(1) में मिल जाएगा डिडक्शन। यहां लिमिट है। लिमिट क्या है, शेड्यूल 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार पैसा डालना पड़ेगा। शेड्यूल 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार पैसा डालना पड़ेगा। वहाँ पे जो लिमिट स्पेसिफाइड है ये आपने पढ़ लिया। कहाँ पढ़ लिया, सैलरी चैप्टर में पढ़ लिया, तो इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जा रहा है। सैलरी चैप्टर को याद करो, ये सब वहाँ पे हो गया है। तो शेड्यूल 4 के अनुसार अगर आपने डालोगे तो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। नाउ
सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A इन ये बता रहे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A एनपीएस में पैसा डालोगे, एनपीएस में पैसा डालोगे, एनपीएस में पैसा डालने में 80 सीसीडी ये सेक्शन याद आ रहा है, और ये सेक्शन बताता है कि 10%। तो एनपीएस में अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करेगा तो अलाउड है, बट 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एक पर्टिकुलर पीबीएस ईयर में तो एक्स्ट्रा पोर्शन 10% से ऊपर जो एक्सेस है वो डिसअलाउड हो जाएगा, 10% तक अलाउड होगा 36(1)(4)A में। 36(1) का 5 बता रहे कि अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में अगर एम्प्लॉयर पैसा डाल ले, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय बनाया है, एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय का एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड बनाया अंडर इरिवोकेबल ट्रस्ट, अंडर इरिवोकेबल ट्रस्ट अप्रूव ग्रेचुइटी फंड क्रिएट हुआ है और उन ग्रेचुइटी फंड में एम्प्लॉयर ने पैसा डाल रहे एम्प्लॉय का एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए तो अलाउड हो जाएगा 36(1)(5) के अनुसार। क्लियर, यही सब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर रहे एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए। देख रहे ये तीनों सेम था। 36(1) का 5A क्या बता रहे, इनको पहले हटा रहे इन सबको। 36(1) का 5A क्या बता रहे, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर का माध्यम से पैसा डाल रहे प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में, और दूसरा कोई एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, ये सही वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय वेलफेयर फंड देखिए, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर का माध्यम से ये सब जगह में पैसा डाल ले। यहां मैंने प्रोविडेंट फंड लिखा है, कुछ भी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज सुपर एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कुछ भी, यहां पे लिखा है आप एनुएशन सुपर एनुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड। तो चाहे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, चाहे अप्रूव्ड चाहे अनअप्रूव्ड, और दूसरा कोई भी एम्प्लॉय फंड, इसमें एम्प्लॉय ने पैसा डाल ले। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास काम करता है, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को पैसा पेमेंट करते हैं, पूरा पैसा पे नहीं करते, थोड़ा बहुत काट लेते हैं, अपने सैलरी चैप्टर में सिखा था, तो थोड़ा कट के इन सब जगह में पेमेंट करते हैं। तो एम्प्लॉय का पैसा, बट एम्प्लॉयर का माध्यम से ये सब जगह में आ रहे। तो जैसे ही एम्प्लॉयर का हाथ लगा, मतलब एम्प्लॉयर का माध्यम से जैसे ही जाएगा, वो एम्प्लॉयर के लिए पहले इनकम बनेगा। तो एम्प्लॉयर ने जैसे ही एम्प्लॉय को पेमेंट करने के टाइम में पैसा काट लिया, तो एम्प्लॉयर के पास जैसे ही वो पैसा रह गया है, वो एम्प्लॉयर के इनकम बन गया। वो इनकम कहाँ बनता है, वो एम्प्लॉयर के लिए इनकम बनता है। एम्प्लॉयर के पास जब एम्प्लॉय का सम पड़ा हुआ रहता है, एम्प्लॉय सम जब रिटेन होता है, वो एम्प्लॉयर के लिए इनकम बन जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 10 में। सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्या होता है, इनकम का डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 10 में एम्प्लॉयर के लिए वो इनकम बन जाता है, बट वो तो जमा करेगा। तो अगर ड्यू डेट के अंदर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का ये सारा पैसा यहां डाल दिया, तो एम्प्लॉयर के पास वो पैसा अभी तो है नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर ने वो पैसा डाल दिया है एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए। तो अभी एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाना चाहिए। तो एम्प्लॉयर को कहां डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉयर का डिडक्शन के लिए हम 2 सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। एम्प्लॉयर 2 जगह में डिडक्शन ले सकते हैं। तो पहले इनकम बनेगा, उसके बाद फिर से वो लेस हो जाएगा। अगर ड्यू डेट के अंदर जमा करेगा तो ड्यू डेट किसका, जो फंड को लेकर बात हो रहे हैं, उन फंड के लिए जो रेलेवेंट एक्ट है उसमें जो ड्यू डेट लिखा है, जैसे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, उसमें क्या लिखा है 15 डेज, कोई एक पर्टिकुलर मंथ का जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है वो नेक्स्ट महीना का 15 डेज के अंदर जमा करना पड़ता है। महीना का एंड से 15 डेज के अंदर, जिस महीना का प्रोविडेंट फंड है उस महीना का एंड से 15 डेज के अंदर जमा करना पड़ता है अथॉरिटी के पास। ये सही में क्या लिखा है, ये सही में लिखा हुआ है कि जिस महीना का ये सही का पेमेंट है उस महीना का एंड से 21 दिन के अंदर जमा करना पड़ता है। तो ऐसे जो रेलिवेंट एक्ट है, रेलिवेंट एक्ट में जो ड्यू डेट लिखा है, उन ड्यू डेट के अंदर पैसा को जमा करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर अगर ड्यू डेट के अंदर पैसा जमा कर दिया तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन भी मिल जाएगा। तो पहले एम्प्लॉयर का इनकम बना, एम्प्लॉयर जैसे एम्प्लॉय का पैसा काट लिया, वो एम्प्लॉयर के लिए इनकम बन गया 224(10) में। फिर वो पैसा अगर जमा कर देंगे तो उसका डिडक्शन भी मिल जाएगा, मतलब पहले ऐड हुआ फिर लेस हुआ और नॉलिफाई हो गया, कोई इफेक्ट है ही नहीं। बट अगर जमा नहीं करेंगे ड्यू डेट के अंदर तो एम्प्लॉयर का वो इनकम बन के रह जाएगा। एम्प्लॉयर ने अगर ड्यू डेट के अंदर जमा नहीं करेगा तो एम्प्लॉयर के लिए वो इनकम बन के रह जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट ड्यू डेट के अंदर जमा करेंगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। तो डिडक्शन कहाँ मिल सकते हैं, डिडक्शन 2 जगह में मिल सकते हैं। देखिए एक बार, एक एम्प्लॉयर ने अगर बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं, एम्प्लॉयर अगर बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं और एम्प्लॉय का पैसा काट लिया तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगा 36(1)(5) सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A में डिडक्शन मिल जाएगा। बट एम्प्लॉयर अगर बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका एम्प्लॉय है, ऐसा हो ही सकता है। बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन करने में ही एम्प्लॉय होगा, ऐसा तो बात नहीं। तो उन केस में डिडक्शन मिलेगा अदर सोर्स में 57
1A। ये बात क्लियर होगी। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पीजीबीपी में है तो 3615A में एम्प्लॉयर डिडक्शन ले लेगा, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पीजीबीपी में नहीं है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अदर देन पीजीबीपी, तो अदर सोर्स में डिडक्शन क्लेम कर लेंगे एम्प्लॉयर ने। तो क्या बता रहे थे यहाँ पे, एम्प्लॉय ने पैसा डाल रहे वेलफेयर फंड में, बट एम्प्लॉयर का माध्यम से, जैसे ही एम्प्लॉयर का हाथ लगा वो सब एम्प्लॉयर के लिए इनकम बन जाएगा 22410 में, बट जैसे ही वो रेलेवेंट ड्यू डेट के अंदर वो पैसा को जमा कर देंगे एम्प्लॉयर तो उनको डिडक्शन भी मिल जाएगा। और डिडक्शन मिलने के लिए दो सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, एक 3615A जो बेसिकली अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हो तब अवेलेबल होगा, बट अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर रहे हो बट आपका भी एम्प्लॉय है तो आपके लिए जो सेक्शन होगा वो है 571A। ये बात क्लियर है यहाँ तक। तो हमने कर लिया सेक्शन 36, 1, 4, 4A, 5 एंड 5A। फिर जाके करेंगे हम लोग सेक्शन 36, 1 का 6। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 ये क्या बता रहे, ये बता रहे कि एनिमल्स यूज्ड हो रहे, एनिमल्स यूज्ड हो रहे बिजनेस में। तो एनिमल को तो आपने परचेज किया है, वो आपका बिजनेस में यूज हो रहा है, बट यूज जब हो रहे बता रहे हैं ना, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड होना चाहिए। एनिमल का मतलब क्या हो गया, लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक आपका बिजनेस में यूज हो रहे, बट ये जो यूज हो रहे ये बिजनेस में यूज हो रहे, ये बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड। पोल्ट्री फार्म में भी लाइफ स्टॉक होता है, बट उनके लिए लाइफ स्टॉक क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, उनका बात यहां नहीं हो रहा है, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड होगा तब जब आप एनिमल को परचेज करते हो, एनिमल परचेज करना एक फिक्स्ड एसेट परचेज करना जैसा होता है। फिक्स्ड एसेट परचेज करने में आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, क्यों? अच्छा, प्लांट का एक डेफिनेशन होता है, प्लांट का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया है, सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 3, ये होता है प्लांट का डेफिनेशन। प्लांट का डेफिनेशन में एनिमल आता नहीं है, तो एनिमल के ऊपर तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। एनिमल के लिए आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया, एक एनिमल खरीद के लेकर आए, हो सकता है 20 साल उसको यूज करेंगे बिजनेस में, तो 20 साल जो बिजनेस में यूज करेंगे एनिमल को, वो 20 साल आपने जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो एक्सपेंडिचर 20 साल में स्प्रेड हो जाना चाहिए। आपका माइंड में ये चल रहा है कि 20 साल के लिए हमने एक एक्सपेंडिचर किया तो एक्सपेंडिचर 20 साल में स्प्रेड हो जाना चाहिए, इसी को तो आप डेप्रिसिएशन बोलते हो, बट एनिमल के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता नहीं। क्लियर? तो एनिमल के पीछे आपने जो खर्चा किया है, वो एनिमल जो अदर देन स्टॉक इन ट्रेड है, उन खर्चा का डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा? बोले एनिमल जब यूजलेस हो जाएगा, एनिमल इधर तो यूजलेस हो गया नहीं तो डेड हो गया, एनिमल यूजलेस हो गया नहीं तो डेड हो गया, और इनको आपने डिस्पोज ऑफ कर दो। जो एनिमल यूजलेस हो गया नहीं तो डेड हो गया, उनको पहले आपने डिस्पोज ऑफ करो, बेच दो, और बेच के आपको जो पैसा मिलेगा, मान लीजिए आपने एनिमल को परचेज किया था, आपका परचेज प्राइस जो था, परचेज प्राइस आपका था, एनिमल का परचेज प्राइस था मान लीजिए 1 लाख, और एनिमल यूजलेस हो गया नहीं तो एनिमल का डेथ हो गया, तो डेड एनिमल को आपको बेच के आपने बेच दिया, नहीं तो यूजलेस एनिमल को आपने बेच दिया और बेच के आपको 5,000 रुपये मिल गया। तो आपने 1 लाख खर्चा किया तो उसमें से 5,000 तो रिकवर हो गया, बाकी जो 95,000 है इनको हम डिडक्शन के रूप में अलाउ कर देंगे 3616 में। तो 3616 में 95,000 अलाउड हो जाएगा। तो बोलिए एनिमल के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन कब मिलता है? जब एनिमल यूजलेस हो जाता है नहीं तो डेड हो जाता है और उनको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो यूजलेस और डेड होने में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यूजलेस और डेड होने के बाद आप डिस्पोज ऑफ कर दोगे तभी जाके मिलेगा। बस समझ में आ रहा है? तो यूजलेस और डेड हो गया और आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिस्पोज ऑफ करके जितना भी पैसा मिला वो पैसा लेस कर दो परचेज प्राइस से, तो जितना पैसा आपने रिकवर नहीं कर पाया वो डिडक्शन, उनका डिडक्शन मिल जाएगा। ये बात क्लियर होगी? तो 36(1) का 6 हो गया। 36(1) का 7 करने के लिए जाएंगे, जिनको बोलता है बैड डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 ये बता रहे हैं बैड डेट के रिस्पेक्ट में। बैड डेट के रिस्पेक्ट में क्या बता रहे हैं कि अगर आपने सेल किया है और डेटा जनरेट किया है तो जो डेट जनरेट किया है वो डेट का पैसा आपको मिलने वाला है, पर आगे जाके डेट का पैसा अगर नहीं मिलता है वो डेट बैड हो जाता है, तो बैड डेट के रिस्पेक्ट में आपको अलाउ किया जाता है एक्सपेंडिचर। बैड डेट आपका नुकसान है, आपका खर्चा है, तो अलाउ किया जाता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में। नाउ सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में जो बैड डेट अलाउ किया जाता है, इनके रिस्पेक्ट में कुछ कंडीशन है कि बैड डेट पाने, बैड डेट का खर्चा तब अलाउ किया जाएगा जब वो कंडीशन आप फुलफिल करोगे। कौन सा कंडीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना पड़ेगा कि डेट मस्ट बी, जिसके रिस्पेक्ट में आप बैड डेट क्लेम कर रहे हो, डेट मस्ट बी, डेट बैड हो गया तो जिस डेट के रेस्पेक्ट में आपने बैड डेट क्लेम कर रहे हो डेट मस्ट बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी,
incidental to the business or profession of the assessee. Debt must be incidental to the business or profession of the assessee. जैसे मानिए इंसिडेंटल का मतलब क्या है, मतलब देयर मस्ट बी ए क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज्ड नेक्सस होना चाहिए, क्लोज्ड रिलेशनशिप होना चाहिए डेट एंड बिजनेस के रेस्पेक्ट में। जैसे कोई एक पर्टिकुलर चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, नहीं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो अपना क्लाइंट को पैसा उधार दिया है और क्लाइंट बाद में पैसा पे नहीं करते हैं। क्लाइंट को पैसा उधार दिया एक प्रोफेशनल ने और प्रोफेशनल को वो पैसा रिकवरी नहीं होता है, तो प्रोफेशनल बोलेगा कि ये मेरा बैड डेट हो चुका है, इसको हम बैड डेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि प्रोफेशनल के लिए पैसा उधार देना कोई बिजनेस नहीं है। तो एक चार्टर अकाउंटेंट, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के लिए पैसा उधार देना उनका बिजनेस नहीं है। तो देयर मस्ट बी ए क्लोज्ड रिलेशन और नेक्सस बिटवीन द डेट एंड बिजनेस ऑफ द एसएससी। तो एक प्रोफेशनल का बिजनेस पैसा उधार देना नहीं है, इसलिए पैसा अगर उधार दिया और बाद में रिकवरी नहीं होता है, इनको तो हम बैड डेट नहीं बोलेंगे। तो पहला कंडीशन हमने बता दिया कि डेट मस्ट बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। सेकेंड बात कि डेट मस्ट बी कंसिडर्ड, डेट must have been considered, debt must have been considered as income of the assessee. Debt must have been considered as income of the assessee in current previous year or earlier previous year. तो जिस डेट के रेस्पेक्ट में आपने बैड डेट क्लेम कर रहे हो, वो डेट कभी ना कभी आपका इनकम बना था, आपने सेल किया है और वो सेल तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का हिसाब से इनकम का पार्ट बना। अब वो इनकम बाद में रियलाइज नहीं होता है, तो वही तो होता है बैड डेट। तो पहले तो इनकम बना था, तो बैड डेट पाने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिस डेट के रेस्पेक्ट में आपने बैड डेट क्लेम कर रहे हो वो कभी ना कभी आपका इनकम बना है, चाहे करंट प्रीवियस ईयर में, चाहे अर्लियर प्रीवियस ईयर में। एक उदाहरण लीजिए यहाँ पे याद रखने के लिए, आपने सेक्शन 28 के टाइम में ये उदाहरण लिया था, याद कीजिए। मानिए कि आई एम ए बिजनेसमैन और मुझे कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, और रॉ मटेरियल के लिए हमने एक सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सप्लायर के साथ मेरा एक एग्रीमेंट हो चुका है, सप्लायर मुझे 1200 क्विंटल एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, सप्लायर मुझे 1200 क्विंटल पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा और इसके लिए मैंने उनको एडवांस भी दे चुका है। बाद में जाके हम उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं कि उनसे हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, और वो मुझे बता दिया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट किया, तो इसलिए आपने जो एडवांस मनी दिया था वो एडवांस आपका फॉरफिट कर लेंगे। तो मैंने उनको एडवांस दिया था कॉन्ट्रैक्ट में और वो एडवांस को फॉरफिट कर लिया। एडवांस क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि उनके साथ मेरा जो रॉ मटेरियल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, तो वो मेरा एडवांस मनी को फॉरफिट कर दिया। ये एडवांस मनी जो मेरा फॉरफिट हो गया है तो मेरा नुकसान है, बट ये नुकसान आप बैड डेट नहीं बोल सकते, ये नुकसान को बैड डेट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते इस नुकसान को बैड डेट? बिकॉज आपने एडवांस मनी किसी को दिया था, वो एडवांस मनी जो आपने किसी को दिया था वो आपका इनकम का पार्ट नहीं बना था। एडवांस कभी इनकम का पार्ट बनता है? कभी नहीं। तो एडवांस मनी आपने जो प्रोवाइड किया तो आपका इनकम का पार्ट नहीं बना था, इसलिए बाद में एडवांस मनी का पैसा रिकवर नहीं होता है, तो इनको आप बैड डेट नहीं बोल सकते। तो सेकंड पार्ट हो गया, डेट मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द एसेट इन द करंट प्रीवियस ईयर और अर्लियर प्रीवियस ईयर, चाहे दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, और नहीं तो अर्लियर प्रीवियस ईयर में ये इनकम बना था। थर्ड में हम लेंगे, डेट मस्ट बी रिटन ऑफ, डेट मस्ट बी रिटन ऑफ, डेट मस्ट बी रिटन ऑफ, डेट मस्ट बी रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी। एसएससी के अकाउंट्स में वो पर्टिकुलर डेटा राइट ऑफ हो चुका है इन द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी। देखिए, अगर आपने पर्टिकुलर डेटा को राइट ऑफ नहीं किया अकाउंट्स में, तो आपने पीजीबीपी का इनकम कंप्यूटेशन करने के टाइम में बैड डेट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बैड डेट का डिडक्शन मतलब खर्चा मान के आप इसको लेस नहीं कर पाओगे रेवेन्यू से। अगर आपने इसको अकाउंट्स में राइट ऑफ नहीं किया तो पहले अकाउंट्स में राइट ऑफ करो, देन आके आपने पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में डिडक्शन क्लेम करो। यहाँ तक क्लियर है? नाउ ये जो हमने बताया कि डेट मस्ट बी रिटर्न ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पीजीबीपी में अलाउड नहीं होता है। केवल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पीजीबीपी में अलाउड होता है बैंकिंग बिजनेस के लिए, बाकी कोई बिजनेस के लिए अलाउड नहीं होता है। नाउ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट
डाउटफुल डेट के केस में पर्टिकुलर डेटर को राइट ऑफ नहीं करते हो। यहां पे मैंने बता दिया कि बैड डेट क्लेम पाने के लिए आपको पर्टिकुलर डेटर को राइट ऑफ करना पड़ेगा, डेटर का नाम को राइट ऑफ करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में ऐसा पर्टिकुलर डेटर का नाम राइट ऑफ नहीं होता है। यहां तक क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैंने जब लिखा था, स्टूडेंट का माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो यहाँ पे लिखा है डेट मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड एज इनकम, बट सर मनी लेंडिंग बिजनेस के लिए क्या होगा? मनी लेंडिंग बिजनेस, मनी लेंडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? मनी लेंडिंग बिजनेस का मतलब होता है बैंकिंग बिजनेस, मतलब बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनी, ये सब का काम होता है मनी लेंड करना। वो मनी लेंड करते हैं, मनी मनी बोरो नहीं करते हैं, मनी क्या करता है? लेंड करता है। बोरो करने का मतलब होता है उधार लेना, और लेंड का मतलब होता है उधार देना। तो जो लोगों का काम है उधार देना, वो पर्सन अगर किसी को उधार दिया और बाद में वो पैसा रिकवर नहीं होता है, तो उनके लिए वो बैड डेट होगा क्या? ये तीन कंडीशन अगर देखोगे तो उनके लिए वो बैड डेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड कंडीशन में लिखा था डेट मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द एसएससी। तो अगर कोई एक बैंक पर्टिकुलर कस्टमर को उधार दिया है, वो तो उनका कभी भी इनकम का पार्ट नहीं बना था, तो इसलिए वो तो बैड डेट क्लेम कर ही नहीं पाएगा। अगर कस्टमर ने उनको पैसा रिपे नहीं करेंगे, उनका नुकसान तो हुआ, बट वो बैड डेट क्लेम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो मनी लेंडिंग बिजनेस होता है उनके लिए रिलैक्स्ड है, मतलब ये प्रोविजन एक्सेप्शन में आएगा, मतलब ये प्रोविजन उनके लिए लागू नहीं होगा। तो ये जो मैंने लिखा है डेट मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड एज इनकम, ये वाला बात एप्लीकेबल नहीं होगा मनी लेंडिंग बिजनेस में। तो मनी लेंडिंग बिजनेस के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मनी लेंडिंग बिजनेस के लिए पॉइंट अगर एप्लीकेबल कर देंगे तो मनी लेंडिंग बिजनेस हाउस कस्टमर को जो भी पैसा उधार देगा वो कभी भी उसका इनकम का पार्ट नहीं बनता है। वो पैसा उन्होंने उधार दिया, वो तो प्रिंसिपल है, उनको पैसा का रिकवरी हो जाएगा, बट साथ साथ उनको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट उसका इनकम का पार्ट है, बट प्रिंसिपल तो उनका इनकम का पार्ट नहीं है। बट सामने वाला ने अगर प्रिंसिपल को रिपे नहीं करता है तो उनका बैड डेट होता है। तो इसलिए यहां पे ये वाला कंडीशन मनी लेंडिंग बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पे ये तीन कंडीशन आपको समझ में आया। नाउ फोर्थ कंडीशन डिस्कस करने के लिए जाएंगे। फोर्थ कंडीशन में क्या लिखा है? फोर्थ कंडीशन बता रहे कि डेट मस्ट बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, डेट मस्ट बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, डेट रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? डेट रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने गुड्स सेल नहीं किया, आपने कोई एसेट सेल किया है, आपने गुड्स सेल नहीं किया, आपने एसेट सेल किया है, और जिनको आपने एसेट सेल किया है उनसे आपको पैसा रिकवर होना है। आपने उधार में सेल किया है, बाद में वो वाला बंदा इंसॉल्वेंट बन जाता है, तो आपको पैसे का रिकवरी नहीं होता है, तो आप बोलोगे बैड डेट हुआ है? नहीं बोल सकते, तो ये बैड डेट का क्लेम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एसेट सेल किया। तो एसेट सेल करने का जो ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बैड डेट पाने के लिए जो डेट क्रिएट हुआ है वो डेट रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, तभी जाके आप बैड डेट क्लेम कर पाओगे बाद में। ये 4 नंबर पॉइंट था। अभी 5 नंबर पॉइंट में आ रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट इनको हटा रहे। Business must be carried on by the SSC during the previous year in which deduction is claimed. तो यहां पे हमने बता दिया बिजनेस कैरी ऑन होना जरूरी है। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, पहले डेट क्रिएट हुआ था, बाद में बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, तो अब वो डेट के रेस्पेक्ट में बैड डेट क्लेम नहीं कर पाओगे। बैड डेट क्लेम करने के लिए आपका बिजनेस कंटिन्यू होना जरूरी है। अच्छा, सक्सेसर, बिजनेस का जो सक्सेसर है, सक्सेसर का मतलब क्या होता है? सक्सेसर का मतलब होता है पिताजी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे, पिताजी का डेथ हो गया, अब बेटा और बेटी ने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिताजी ने जो गुड्स सेल किया था, उन गुड्स के रेस्पेक्ट में पैसा मिलना था पिताजी को, पिताजी का डेथ हो गया, बाद में वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा और बेटी ने, और उनको पैसा का रिकवरी नहीं होता है पिताजी का सेल के रेस्पेक्ट में। तो ये सक्सेसर इनको बैड डेट क्लेम कर पाएंगे? ये सक्सेसर इनको बैड डेट क्लेम कर पाएंगे। तो सक्सेसर कैन क्लेम बैड डेट, ये आप याद रखो, सक्सेसन कैन क्लेम बैड डेट। प्रीडिसेसर का जो बैड डेट है वो सक्सेसन कैन क्लेम। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पे हम और एक बात बताएंगे कि अगर आप पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हो कैश बेसिस पे, आप सेक्शन 145 को याद करो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने
अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग करते हो कैश बेसिस पे, तो रेगुलरली कैश बेसिस पे अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग करते हो, तो आप पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में अकाउंटेंसी का वही कैश बेसिस का मेथड ही फॉलो करोगे। तो अगर आप कैश बेसिस पे आपका पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उन टाइम में बैड डेट के रिस्पेक्ट में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बैड डेट कैसे होगा, वो तो आपने सेल किया है, अगर उधार में भी सेल किया है, पैसा रियलाइज्ड होगा तभी तो रिकॉर्ड करोगे ना। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को याद करो, अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट को। अगर आपने कैश बेसिस फॉलो करते हो तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, रेवेन्यू तो तब रिकॉग्नाइज करोगे ना जब अमाउंट रियलाइज्ड होगा। तो अमाउंट अगर रियलाइज्ड ही नहीं होगा तो आपने तो उसको रेवेन्यू में कंसीडर ही नहीं किया है, तो किसका बैड डेट होगा, बैड डेट तो रेवेन्यू का होगा ना। तो रेवेन्यू ही कंसीडर नहीं हुआ है तो बैड डेट कहां से होगा। तो बैड डेट का कॉन्सेप्ट केवल लागू होता है जब आपने पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करते हो, पीजीबीपी का इनकम एज वेल एज अकाउंट्स आप कैलकुलेट करते हो एक्रुअल बेसिस पे। अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, पीजीबीपी का इनकम भी कैश बेसिस पे कर रहे हो, तो आपके लिए बैड डेट का कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होता है। यहां तक क्लियर। अच्छा, अभी जो दो कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर ईयर में मान लो बैड डेट, कोई एक पर्टिकुलर ईयर में बैड डेट का क्लेम आपको अलाउ किया गया है। उदाहरण ले रहे, मान लीजिए 2019-20 प्रीवियस ईयर में, 2019-20 प्रीवियस ईयर में आपने सेल किया था क्रेडिट में, 2019-20 प्रीवियस ईयर में आपने क्रेडिट में सेल किया था 50,000 का, और 19-20 में आपको लगा कि 20,000 रुपया बैड डेट है, आपको लगा कि 20,000 रुपया बैड डेट है, ये मिलने वाला नहीं है, तो आपने 20,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर लिया 19-20 में इटसेल्फ 3617 के अनुसार। आपने यहाँ पे 20,000 का क्लेम कर लिया बैड डेट, तो आपको रिकवरेबल डेट कितना है, आप बोलोगे सर 30,000 रिकवरेबल डेट है, 30,000 रिकवरेबल डेट है। ये 30,000 जो रिकवरेबल डेट है वो जाके आगे रियलाइज्ड होगा। मान लीजिए 2022-23 प्रीवियस ईयर में, ये प्रीवियस ईयर का डिस्कशन कर रहे हैं, 2022-23 प्रीवियस ईयर में वो रिकवरेबल डेट का फाइनल सेटलमेंट होता है, फाइनल सेटलमेंट होता है। ये जो फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, फाइनल सेटलमेंट में हम दो ऑप्शन ले रहे हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। नाउ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में हम देख रहे हैं जब फाइनल सेटलमेंट हो रहे, आपको पैसा मिल रहा है, ऑप्शन 1 में हम ले रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है 35,000, और ऑप्शन 2 में हम ले रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है 25,000। आपका रिकवरेबल डेट कितना था 30, बट आपको रिकवर कितना हो गया, रिकवरेबल डेट को हम यहां लिख रहे हैं, रिकवरेबल डेट था आपका 30,000, बट आपको रिकवर हो गया 5,000, तो आपको यहां एक्स्ट्रा रिकवरी हुआ है। मतलब आपने जो बैड डेट क्लेम किया था 20,000, वो बैड डेट नहीं है, वो बाद में रिकवर हो चुका है। तो ये जो बैड डेट का रिकवरी हुआ है, जिसको अकाउंट्स में आप बैड डेट रिकवरी बोलते हो, बैड डेट जो रिकवर हुआ है ये सेक्शन 41(4) में, सेक्शन 41(4) में चार्ज हो जाएगा इनकम मान के। मतलब 5,000 हम इनकम कंसीडर करेंगे 41(4) में, तो 41(4) बेसिकली सेक्शन 28 होता है पीजीबीपी का, सेक्शन 28 होता है पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन, और 28 पीजीबीपी का मेन चार्जिंग सेक्शन है। बट पीजीबीपी का और भी चार्जिंग सेक्शन होता है जिनको हम मेन चार्जिंग सेक्शन नहीं बोलते, डीम्ड चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। 41(4) डीम्ड चार्जिंग सेक्शन है, उनके थ्रू 5,000 चार्जेबल हो जाएगा पीजीबीपी हेड में। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 5,000 का नुकसान हुआ है, आपको रिकवर्ड होना था 30 बट रिकवर हुआ है 25। मतलब आपने जो बैड डेट क्लेम किया था 20, बैड डेट उनसे भी ज़्यादा हुआ है, बैड डेट कितना हुआ है 25 हो गया, इसलिए तो आपको कितना मिला है, आपको 25 मिला है। तो टोटल डेट तो था 50, उसमें से 25 रिकवरी हुआ है, तो बाकी 25 क्या हो गया, बाकी 25 का रिकवरी हुआ नहीं है, तो वो 25 बैड डेट है। तो ये जो बैड डेट है, इन डेट का क्लेम आप ले पाओगे 3617 में ले पाओगे। ये जो फाइनल सेटलमेंट के टाइम में ये बैड डेट क्रिएट हुआ है, इनको अलाउ कर देगा 36(2) सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो ये इनके बारे में लिखा हुआ है कि फाइनल सेटलमेंट में जो फर्दर बैड डेट क्रिएट हुआ है,
फाइनल सेटलमेंट के टाइम में बैड डेट किट हुआ है, हम देख रहे हैं कि मुझे रिकवर होना था 30 बट रिकवर हुआ है 25, तो मेरा और भी बैड डेट किट हुआ है 5,000। ये बैड डेट का डिडक्शन के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 क्लास 2 में। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे स्टूडेंट का माइंड में क्वेश्चन आता है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे। यहाँ पे स्टूडेंट का माइंड में क्वेश्चन आता है, सर आपने लिखा कि 2019-20 में सेल हुआ था 50,000, बट एसएससी को लगा कि 20,000 का रुपया नहीं मिलेगा। तो ये तो एसएससी को लग रहा है 20,000 रुपया नहीं मिलेगा। एसएससी कैसे प्रूव करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने कि 20,000 रुपये एक्चुअल में बैड डेट होने वाला है? देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड नहीं कर सकते कि आप शो कीजिए कि कैसे आपको लगा कि 20,000 रुपये नहीं मिलने वाला है। एसएससी को अगर लगेगा कि 50,000 रुपये नहीं मिलने वाला है तो एसएससी दिखा सकते हैं कि 50,000 ही बैड डेट है। मतलब एसएससी सेल दिखाया 50 और बाद में बैड डेट दिखा दिया 50, तो एसएससी के लिए जीरो हो गया, तो टैक्स तो आएगा ही नहीं। आप बोलोगे सर सारा एसएससी तो ऐसा ही काम करेगा कि उनको लग रहा है कि पूरा ही बैड डेट है, जितना सेल हुआ है क्रेडिट में वो पूरा सेल ही वो दिखा देगा कि बैड डेट है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर पूरा सेल बैड डेट दिखा देगा तो प्रॉब्लम क्या है? बैड डेट दिखाओ ना, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जीरो हो जाएगा। उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में क्रेडिट सेल के रेस्पेक्ट में रेवेन्यू कुछ आएगा ही नहीं, बट बाद में जाके जब पैसा रिकवर्ड हो जाएगा तब तो वो 41(4) के थ्रू चार्जेबल हो जाएगा पीजीबीपी में। तो चिंता करने का जरूरत नहीं है, ये चाहे दिस प्रीवियस ईयर में चाहे बाद में ये कभी ना कभी टैक्सेबल तो हो ही जाएगा। तो अगर एसएससी इस साल पूरा का पूरा बैड डेट दिखा देगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिंता करने का जरूरत नहीं। बाद में जैसे एसएससी को रिकवर होगा, एसएससी को अगर लग रहा है कि 50 में 50 ही बैड डेट है, लगने दो, क्या बात है। इसमें डिपार्टमेंट कैनॉट डिमांड की प्रूफ करो कैसे आपको लग रहा है। ये प्रूफ करने का मैटर नहीं है, एसएससी का बिजनेस है। एसएससी सबसे बड़ा जज है, वही खुद समझ सकते हैं कितना पैसा मिलने वाला है और कितना पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर 50,000 का सेल किया और उसको लग रहा है 50,000 नहीं मिलने वाला है तो 50,000 को बैड डेट क्लेम कर सकते हैं 36(1)(7) में। बाद में जाके अगर रिकवरी हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। इसमें एक आईसीडीएस का मैटर आता है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट बता रहे कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एसएससी ने उधार में सेल किया है और एसएससी को लगा कि ये पैसा रिकवरेबल नहीं है, तो अकाउंटेंसी में जो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट होता है, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट के अनुसार उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इनको इनकम में बुक ही नहीं किया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार उन्होंने इनकम दिखाया ही नहीं। एसएससी ने मान लीजिए 40,000 का सेल किया और 40,000 पूरा इनकम में दिखाया नहीं, इनकम रिकॉग्निशन में लेकर आया ही नहीं। एसएससी को लगा कि ये पैसा कभी भी रिकवरेबल नहीं है और एसएससी इसको इनकम दिखाया नहीं। तो एसएससी अगर इनको इनकम दिखाया ही नहीं, बट एसएससी इनकम दिखाया नहीं मतलब अकाउंट्स में आया नहीं, बट बाद में जाके पीजीबीपी के इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में जो आईसीडीएस है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, वो बता रहे हैं कि इसको आपको पीजीबीपी में इनकम दिखाना पड़ेगा। तो एसएससी ने अकाउंट्स में उसको इनकम नहीं दिखाया 40,000 का, बट पीजीबीपी में इनकम दिखा दिया और बाद में एक्चुअल में ये पैसा रियलाइज नहीं हुआ। तो बाद में अगर एक्चुअल में ये पैसा रियलाइज नहीं हुआ तो एसएससी ये जो 40,000 का इनकम बुक कर लिया पीजीबीपी कंप्यूट करने के टाइम में इन इनकम टैक्स उनका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे 36(1)(7) में। हाँ, क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे आप बोलोगे सर क्लेम नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड में लग रहा है क्लेम नहीं कर पाएंगे। हम बता रहे हैं क्लेम कर पाएंगे, आप बता रहे हैं कि क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप क्यों बता रहे हैं क्लेम नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने जो कंडीशन दिया था एक कंडीशन का वायलेशन हो गया। कंडीशन क्या था? पर्टिकुलर डेटर को अकाउंट्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर अकाउंट्स में 40,000 का इनकम बुक ही नहीं हुआ है तो पर्टिकुलर डेटर को कैसे राइट ऑफ करेंगे? तो अकाउंट्स में तो इसका राइट ऑफ होगा ही नहीं। अगर अकाउंट्स में इसका राइट ऑफ नहीं होगा तो आपने पीजीबीपी कंप्यूट करने के टाइम में जिस पर्टिकुलर ईयर में ये फाइनल सेटल हो जाएगा कि ये पैसा नहीं मिलने वाला है, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अब इसको कैसे बैड डेट के रूप में क्लेम करोगे? क्योंकि अकाउंट्स में आपने इनको राइट ऑफ किया ही नहीं। ये माइंड में आपका आ रहा है, बट इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसको मानना पड़ेगा, ये डिम्ड है, इसको मानना पड़ेगा कि ये अकाउंट्स में राइट ऑफ हो चुका है और ऐसा मान के आप पीजीबीपी में भी इसको राइट ऑफ करोगे। ये बात क्लियर है यहां तक? तो 36(1)(7) हो गया। अभी जो करने के लिए जा रहे हैं वो क्या है, इनको हटा रहे और हम प्रोविजन फॉर बैड डेट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के रिस्पेक्ट में डिस्कशन करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। हमने आपको बताया कि नॉर्मल बिजनेस में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अलाउड नहीं होता है, बट बैंकिंग बिजनेस में ये अलाउड होता है। बैंकिंग बिजनेस में ये अलाउड कौन सा सेक्शन के थ्रू होता है? 36(1)(7)(a) के थ्रू होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। पहले हम 2 पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट हम ले रहे कि फॉरेन बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इन सब को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अलाउड है, बट कितना अमाउंट अलाउड है? इन लोगों को अलाउ होगा 5% ऑफ जीटीआई, मैक्सिमम इतना प्रोविजन क्रिएट कर सकती है ये लोग अपना बुक्स में। लॉ में जीटीआई वर्ड नहीं लिखा है। लॉ में कौन सा वर्ड लिखा है? लॉ में लिखा हुआ है कि टोटल इनकम के ऊपर 5% डिडक्शन अलाउड है, बट वो टोटल इनकम अराइज किया है बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए का डिडक्शन क्लेम करने के पहले जो टोटल इनकम होता है वो तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 का टोटल इनकम नहीं है, वो तो 80B5 सेक्शन 80B5 का जीटीआई है। तो 80B5 का जीटीआई का बात हो रही है वहां पे, बट डायरेक्टली नहीं बात कर रहे, वहां पे बता रहे कि बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 का डिडक्शन क्लेम करने के पहले जो टोटल इनकम है उनका 5%, इसका मतलब हो गया जीटीआई का 5%। तो जीटीआई का 5% आप क्लेम कर पाओगे प्रोविजन के रूप में। तो मैक्सिमम प्रोविजन कितना क्लेम कर पाएगा ये लोग? मैक्सिमम प्रोविजन क्लेम कर पाएगा 5% ऑफ जीटीआई। अब इससे कम क्लेम करना चाहते हो तो इट इज ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन है, आप कम क्लेम कर सकते हो, बट मैक्सिमम 5% ऑफ जीटीआई क्लेम कर पाओगे। इनको हटा रहे, नेक्स्ट पॉइंट को ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक जो आरबीआई का लिस्ट में आ रहे हैं वही तो शेड्यूल बैंक है। शेड्यूल बैंक बट नॉट बीइंग फॉरेन बैंक, नॉट बीइंग फॉरेन बैंक, ये नंबर 1। नंबर 2 नॉन शेड्यूल बैंक। नंबर 3 कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, बट इसमें पॉइंट है अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर, सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इन सब के रेस्पेक्ट में लॉ मेकर बता रहे कि 8.5% ऑफ जीटीआई हो सकता है मैक्सिमम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्लस जितना भी रूरल ब्रांचेस है इन लोगों का, उन रूरल ब्रांचेस का एग्रीगेट एवरेज एडवांस जो है उनका 10% जीटीआई के रूप में ये लोग क्लेम कर सकते हैं। तो इनके पास दिस प्लस दिस होगा मैक्सिमम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का अमाउंट। आपका माइंड में क्वेश्चन है 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांस, ये होता क्या है? एग्रीगेट एवरेज एडवांस, एग्रीगेट एवरेज एडवांस ट्रिपल ए। एग्रीगेट एवरेज एडवांस का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर बैंक को आपने उठाई है, यहाँ पे जितना भी लोग आ रहे हैं इनमें किसी को भी उठा सकते हो, शेड्यूल बैंक को भी उठा सकते हो, नॉन शेड्यूल बैंक को भी उठा सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक को भी उठा सकते हो, बट अदर देन दिस होना चाहिए। एक पर्टिकुलर शेड्यूल बैंक को हम उठा रहे हैं, मान लीजिए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर प्रोविजन कितना होगा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? एक तो जीटीआई का 8.5% प्लस 10% ऑफ ट्रिपल ए करना है। 10% ऑफ ट्रिपल ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसबीआई का जितना भी रूरल ब्रांचेस है, एसबीआई अपना रूरल ब्रांचेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन सा रूरल ब्रांचेस है। रूरल ब्रांचेस जितना भी है वो सारा रूरल ब्रांचेस का लोन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक एक पर्टिकुलर रूरल ब्रांच पहले आइडेंटिफाई होगा और उन रूरल ब्रांच में कितना लोन अकाउंट है वो आइडेंटिफाई होगा और एक एक लोन अकाउंट का मंथ एंड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आइडेंटिफाई होगा। तो पर्टिकुलर एक रूरल ब्रांच का, पर्टिकुलर एक लोन अकाउंट का मंथ एंड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस
हर एक महीना का अप्रैल टू मार्च, एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, तो अप्रैल टू मार्च का लोन अकाउंट का मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ आइडेंटिफाई होगा, और एक एक मंथ का जो बैलेंस निकाल के आएगा एक एक लोन अकाउंट का, तो एक पर्टिकुलर लोन अकाउंट का 12 महीने का 12 बैलेंस निकाल के आएगा, वो 12 बैलेंस को ऐड करेंगे, क्लियर, और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो एक लोन अकाउंट का एवरेज एडवांस आ जाएगा। ऐसे हर एक लोन अकाउंट जोड़ देंगे और हर एक ब्रांचेस जोड़ देंगे, तो एग्रीगेट एवरेज एडवांस हो जाएगा सारे का सारा रूरल ब्रांचेस का, उनका 10% करेंगे। बात समझ में आ गया? और दिस प्लस दिस ये होगा मैक्सिमम अमाउंट। यहां पे एक पॉइंट आपको याद दिलाना है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ये अलाउड होता है 3617A में, और बैड डेट अलाउड होता है 3617 में। मान लीजिए एक शेड्यूल बैंक, इन शेड्यूल बैंक के ऊपर 3617 भी एप्लीकेबल है, 3617A भी एप्लीकेबल है। तो 3617A के अनुसार मान लीजिए उन्होंने 800 करोड़ का प्रोविजन बढ़ाया, एक शेड्यूल बैंक ने 800 करोड़ का प्रोविजन बढ़ाया 3617A के अनुसार, ये 800 करोड़ अलाउड है। बाद में एक्चुअली बैड डेट क्रिएट हो जाता है 900, तो उन्होंने तो 800 का ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट करके रख दिया है और 800 का डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो रिमेनिंग मतलब बैड डेट एक्चुअल में हुआ है 900, उन्होंने 800 का ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, वो तो एक्स्ट्रा जो है 100 जिनके रेस्पेक्ट में उन्होंने डिडक्शन क्लेम नहीं किया, वो हम लोग अलाउ कर देंगे बैड डेट के रूप में 3617 में। ये बात क्लियर है? बट अगर मान लीजिए 800 का प्रोविजन क्रिएट हुआ है और एक्चुअल में डेट क्रिएट होता है 800 से कम, एक्चुअल में डेट क्रिएट होता है 700, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। बट एक्चुअल डेट अगर प्रोविजन से ज्यादा हो जाता है तो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है उनको हम बैड डेट के रूप में अलाउ कर देंगे सेक्शन 3617 में। क्लियर हो गया यहां तक? ये हो गया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। नाउ तो हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का डिस्कशन कर लिया है 3617A के अनुसार। अच्छा, बीच में कुछ सेक्शन है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सीधा आ जाएंगे 3619 में। 3619 जो होता है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर के बारे में है, सेक्शन 3619। ये थियोरेटिकली आज भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बट प्रैक्टिकली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 3619 क्या बता रहे हैं? एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ये केवल कंपनी को अलाउड है, दूसरा कोई एसएससी को अलाउड नहीं है। ये केवल कंपनी को अलाउड है, दूसरा कोई एसएससी को अलाउड नहीं है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी को तब अलाउड है जब कंपनी अमॉन्ग्स्ट एम्प्लॉय फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर करेंगे, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं। तो कंपनी अगर अमाउंट्स एम्प्लॉय फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं तो कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर दो प्रकार का एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। जैसे एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू नेचर का होगा, एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू नेचर का होगा तो फुल्ली अलाउड, जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड करोगे फुल्ली अलाउड हो जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उनके रेस्पेक्ट में 1/5 करके डिडक्शन मिलेगा हर साल, 5 साल मिलेगा। कहाँ से 5 साल स्टार्ट होगा? जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया फैमिली प्लानिंग के रूप में, उन पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर से स्टार्ट होगा, 1/5 करके डिडक्शन मिला और आगे का 4 साल मिलेगा। वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में मिलेगा और आगे का 4 साल, टोटल में 5 साल मिलेगा, 1/5 करके हर साल। ये बात क्लियर है? यहाँ पे आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5 करके आप क्लेम कर रहे हो एज पर सेक्शन 3619, बट इनका ट्रीटमेंट सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 जैसा होगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 क्या होता है? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट को याद रखो, याद करो कि डेप्रिसिएशन उतना ही आप अलाउ कर पाते जितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट होता। मतलब डेप्रिसिएशन का कारण से बुक्स में लॉस अराइज नहीं कर सकते थे। सेम बात इसमें भी एप्लीकेबल है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में जो कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर है जिनमें आप 1/5 का डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो 1/5 का डिडक्शन क्लेम करने के पहले देख लो कितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। तो बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन ऑन 1/5, ये 1/5 का डिडक्शन क्लेम करने के पहले आप देखो आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है उनसे ज़्यादा का 1/5 का अमाउंट आ रहा है तो आप उतना ही डिडक्शन क्लेम कर पाओगे जितना अवेलेबल प्रॉफिट है। और बाकी जो रिमेनिंग आपने क्लेम नहीं कर पाया वो रिमेनिंग
अनअब्जॉर्ब्ड रह जाएगा, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू फैमिली प्लानिंग माना जाएगा। और ओ आपने दूसरा कोई हेड के साथ एडजस्ट कर पाओगे सेम प्रीवियस ईयर में, और अगर उनके सेम प्रीवियस ईयर में वो एडजस्ट नहीं हो पाया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में भी कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट कर पाओगे, और ऐसा चलते रहेगा अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर तक। क्लियर है यहाँ तक? केवल वो एडजस्ट नहीं होगा सैलरी इनकम के साथ, और वो जो लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पाजल का इनकम, हॉर्स रेस का इनकम, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, उन सब से एडजस्ट नहीं होगा। तो सैलरी इनकम और विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पाजल्स, लॉटरी, उनके साथ एडजस्ट नहीं होगा अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का पोर्शन। तो अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का पोर्शन कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पाजल्स, रेस हॉर्स, उन सब के साथ एडजस्ट नहीं होगा, सेटअप नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया? तो सेक्शन 36(1)(9) में आपको याद रखना पड़ेगा कि कंपनी को ये एक्सपेंडिचर अलाउड है, बट कंपनी को अमंग्स एम्प्लॉय ये एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कंपनी अगर फैक्ट्री का नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर बट उनके ऊपर किया है जो नेबरहुड में रहता है, तो उनको कंपनी को अलाउड नहीं होगा। कंपनी को अलाउड तब होगा 36(1)(9) में जब कंपनी अमाउंट्स एम्प्लॉय करेगा। और रेवेन्यू बोलो कैपिटल बोलो दोनों ही अलाउड है। रेवेन्यू फुल्ली अलाउड है, कैपिटल 1/5 करके हर साल अलाउड होगा, उन पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर से अलाउड स्टार्ट होगा जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, बट वो उतना ही अलाउड होगा जितना का अवेलेबल प्रॉफिट है, और जितना आपने क्लेम नहीं कर पाया ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, उनको हम बोलेंगे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू फैमिली प्लानिंग। और वो कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट होगा उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, जिस पर्टिकुलर प्रीवियस में आप क्लेम कर रहे थे, उन पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट होगा एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पाजल्स, लॉटरी वगैरह। और अगर एडजस्ट होने के बाद भी रह गया है तो आगे का प्रीवियस ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, और उनमें भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा, कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट होगा एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पाजल्स, लॉटरी वगैरह। ये 36(1)(9) है। अच्छा, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन का इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, वो है 36(1) का 15, 16, 17, 18। बीच का सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सेक्शन नंबर 36। अच्छा, उनमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, उन क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। अगर बीच का जो सेक्शन हमने अभी नहीं कराया है वो सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका होमवर्क है, बट अगर पढ़ के समझ में नहीं आता है तो अगर आप क्वेश्चन करोगे तो उनका जवाब हम दे देंगे, आपको समझा देंगे। नाउ तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा कि वो आप लेना चाहते हो, तो उनके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन 36, सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 15। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 15 ये बता रहे एसटीटी के बारे में, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने जो पे किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कब पे होता है? जब सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जब पे किया है उनका डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। हाँ, जिन ट्रांजैक्शन के ऊपर एसटीटी पे हुआ है वो ट्रांजैक्शन अगर पीजीबीपी में कवर्ड है, मतलब वो ट्रांजैक्शन को अपने पीजीबीपी में लिया है इनकम कंपटीशन करने के टाइम में, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी किसका आपने ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन पीजीबीपी हेड में कवर्ड है। मतलब सिक्योरिटीज खरीदना बेचना ही आपका बिजनेस है, आप सिक्योरिटी का डीलर हो, आप सिक्योरिटी का ट्रेडर हो, ब्रोकर हो, तो उनके लिए वो पीजीबीपी इनकम में कवर्ड होता है क्योंकि वो उसका धंधा है। अगर हम और आप करेंगे तो हमारा और आपका जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होगा उन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पीजीबीपी में कवर नहीं होता है। हम लोग तो इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग के लिए वो कैपिटल एसेट बनता है, वो पीजीबीपी में कवर नहीं होता है। जो सिक्योरिटीज का ब्रोकर है, ट्रेडर है, उनके लिए सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन पीजीबीपी में कवर्ड होता है, तो वो एसटीटी का डिडक्शन क्लेम कर पाएगा। तो एसटीटी का डिडक्शन तब क्लेम कर पाओगे जब सिक्योरिटीज का जो ट्रांजैक्शन है वो पीजीबीपी में कवर्ड है। अच्छा, इसके बाद करेंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। इनमें क्या बता रहे हैं? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 में क्या बता रहे हैं? उनमें बता रहे सीटीटी। सीटीटी क्या होता है? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अच्छा, आपने अगर कमोडिटी का ट्रांजैक्शन किया है, आप कमोडिटी ब्रोकर हो, तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन आपका पीजीबीपी में कवर्ड है। तो अगर कमोडिटी ट्रांजैक्शन आपका पीजीबीपी में कवर्ड है तो आप कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेस कर पाओगे। तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आप तब लेस कर पाओगे जब कमोडिटी ट्रांजैक्शन कवर्ड होता है पीजीबीपी में, तब आप कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेस कर पाओगे पीजीबीपी में से। ये हो गया 36(1) का 7। नाउ एग्जाम में कभी कभी आ जाता है ये सब। 36(1) 7 हो गया। नाउ 36(1) का 17 हो गया। 7 बोल रहा है 17। 36(1) का 15 हो गया, 16 हो गया। 36(1) 15 16। अभी करेंगे 36(1) का 17। तो 36(1) 15 हो गया, 16 हो गया। अभी करने के लिए जा रहे 36(1) का 17। 36(1) का 17 बता रहे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी
वो जो शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी शुगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी शुगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उनको शुगर केन खरीदना पड़ता है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी शुगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है वो शुगर केन खरीदता है। शुगर केन जब खरीदता है तो गवर्नमेंट ने जो शुगर केन का प्राइस डिसाइड किया है उतना ही वो प्राइस लेस कर पाएगा, उतना ही वो प्राइस लेस कर पाएगा अपना पीजीपीपी इनकम में। मतलब शुगर केन खरीदने के लिए वो कौन सा प्राइस पे किया है दैट इज इरेलेवेंट। गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स्ड कर दिया है उतना मैक्सिमम वो क्लेम कर पाएगा। अगर गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स कर दिया शुगर केन के लिए उनसे ज़्यादा पैसा वो पे किया है तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन उतना ही मिलेगा जितना गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दिया। उनसे कम पैसा पे किया तो कम डिडक्शन मिल जाएगा, बट ज़्यादा पैसा पे किया तो ज़्यादा पैसा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने जितना मैक्सिमम कर दिया उतना का डिडक्शन मिलेगा। ये 36(1) का 17, 36(1) का 18 करेंगे। 36(1) का 18 क्या बता रहे हैं? 36(1) का 18 बोल रहे कि मार्क टू मार्केट लॉस, मार्क टू मार्केट लॉस, मार्क टू मार्केट लॉस जो होता है, मार्क टू मार्केट लॉस का मतलब क्या होता है? मतलब मान लीजिए हमने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके पास पैसा पड़ा हुआ था, उन्होंने उन पैसा से शेयर बॉन्ड डिवेंचर खरीद लिया है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड बैंक ने, कोई भी हो सकता है, शेड्यूल्ड बैंक का उदाहरण हम ले रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, वो एक्स्ट्रा पैसा वो क्या करेगा, कस्टमर लोन लेने के लिए नहीं आ रहे तो उन्होंने वो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर बॉन्ड डिवेंचर में। तो शेयर बॉन्ड डिवेंचर में मान लिया 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, शेयर बॉन्ड डिवेंचर में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, बट जब जिस दिन बुक क्लोज हो रहा है उस दिन ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ रहा है 800। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना डिक्रीज किया है? 200 करोड़। ये 200 करोड़ का मार्क टू मार्केट लॉस बोल सकते हो। 200 करोड़ इस MTM, मार्क टू मार्केट लॉस। ये 200 करोड़ जो मार्क टू मार्केट लॉस है उनके रेस्पेक्ट में डिडक्शन क्लेम कर पाएगा क्या? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा किसी का बुक्स में भी अराइज कर सकते हैं। तो मार्क टू मार्केट लॉस तभी अलाउड होगा जब मार्क टू मार्केट लॉस का कैलकुलेशन ICDS के अनुसार हुआ है। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो होता है उनके अनुसार अगर मार्क टू मार्केट लॉस का कैलकुलेशन हुआ है तब पीजीपीपी में अलाउड होगा। अगर मार्क टू मार्केट लॉस का कैलकुलेशन ICDS के अनुसार नहीं हुआ है तो मार्क टू मार्केट लॉस का डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो 36(1) का 18 जो है, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 18 मार्क टू मार्केट लॉस अलाउ कर रहे हैं, बट अगर मार्क टू मार्केट लॉस कैलकुलेट हुआ है एज पर ICDS के अनुसार कैलकुलेट हुआ है तो आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। अगर ICDS के अनुसार कैलकुलेशन नहीं हुआ है तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। ये यहाँ तक हो गया।